नमस्कार, आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हैं हम सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। तो आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर रुपेश वर्मा जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिर ये जो न्यूरोलॉजिकल सर्जरी है किस तरह से होती है, आखिर क्या होती है ये सर्जरी? देखिए, हमारा दिमाग का जो पूरा कंट्रोल, हमारे शरीर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होता है। इसमें जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज दो तरीके से होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम दवा से ठीक कर सकते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे कि सिर का चोट लगना या स्पाइन का चोट लगना, ब्रेन का ट्यूमर होना, ब्रेन में हैमरेज होना, या स्पाइनल ट्यूमर होना, या जन्मजात ब्रेन में पानी भर जाना। तो इनके इलाज के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल ब्रांच होती है और न्यूरोसर्जन के द्वारा ही करी जाती है। तो इस सर्जरी के लिए, इस तरह की बीमारियों के लिए न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है जो न्यूरोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स के हम बात करते हैं, तो इसके जो प्रमुख लक्षण है इसको कैसे हम जानें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सिंपल सा तरीका है कि कोई आदमी जब आपको नॉर्मल ना लगे, जैसे नॉर्मली जब हम होश में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो हमारा ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा है। जब आपको लगे कि भाई नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, मतलब या तो वो हाथ पैर अच्छे से हिला नहीं पा रहा है, या सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, या एक सामान्य आदमी को लगे कि भाई जो कल तक नॉर्मल दिख रहा था आज नॉर्मल नहीं दिख रहा है, या तो वो हाथ पैर में कमजोरी आ गई है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो होता है ब्रेन या स्पाइन का बीमारी होता है। तो इस तरह आप ऐसे मरीजों को तुरंत जो है अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भेजें। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो चेक करते हैं, उनको लगता है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट में भेजते हैं, और वहाँ पर मुख्यतः क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा और कुछ जांचों के द्वारा, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा हम पता करते हैं कि इनको तकलीफ़ क्या है और उसका इलाज कैसे करना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात कही कि तत्काल अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक है या कोई भी ऐसा समस्या है तो जाके क्लिनिक में संपर्क करें। विंटर में क्या लगता है कि विंटर में इस तरह की जो परेशानी वाले जो मरीज हैं, तो विंटर में क्या इसकी बढ़ने की संभावनाएँ रहती है? हाँ, डेफिनेटली जो हमारा अनुभव है, जो स्ट्रोक के जो केसेस रहते हैं ख़ास करके हमारे इस इंडियन रीजन में, वो यूजुअली ठंड के समय में ही ज़्यादा आते हैं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है जो हमको समझ में आता है कि ठंड के समय में जो हमारी वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति का खून का सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है और ठंड के समय में और ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो अचानक से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम सलाह भी देते हैं कि ठंड के मौसम में जब भी आप नहाएं तो जो ठंडा पानी हो डायरेक्टली सिर पे ना डालें, पहले अपने पैर पर डालें, बॉडी का टेम्परेचर से उसको एक्लेमेटाइज कर लें, फिर सिर पर डालें, या गर्म पानी का यूज़ करें। ब्रेन स्ट्रोक्स की जैसे हम कॉमन बात करें तो इसके लिए कोई एज वाइज रहता है कि इस एज तक के लोगों को ये ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जो है ज़्यादातर बना रहता है? नॉर्मली ब्रेन स्ट्रोक जो है वो 30 से 35 साल के बाद ही होता है, पर कुछ केसेस में वो उसके पहले भी हो सकता है, यदि इनको जन्मजात कोई ब्लड वेसल की बीमारी हो, या कुछ रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, या फिर कुछ खून को जमने की जो क्षमता होती है अगर कम होती है तो वो पहले 30 साल से पहले भी हो सकती है। यद्यपि उसकी जो केसेस हैं काफ़ी कम है। नॉर्मली 35 साल के बाद ही ज़्यादा होता है, और ख़ास करके जिनको बीपी की तकलीफ़ हो, शुगर की तकलीफ़ हो, या जिनको स्मोकिंग की हैबिट हो, उनको ज़्यादा होता है। खासतौर पर हम बात करें सर, जिस तरह आपने बीपी और शुगर चेक कराने की बात कही, तो एक आम आदमी को भी कहीं ना कहीं जो है हफ्ते में 1 से 2 बार जो है बीपी का चेक कराना चाहिए हॉस्पिटल आके। डेफिनेटली जिनके घर में अगर कोई शुगर का मरीज है, जैसे माता पिता या भाई को है, तो 25 साल की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार उनको अपना शुगर का चेकअप जरूर कराना चाहिए। खास करके HB1AC बोलते हैं, जिसमें 3 महीने का एवरेज शुगर बताया जाता है। और अगर किसी घर में बीपी की तकलीफ़ है तो आपको 25 साल की उम्र के बाद डेफिनेटली रेगुलर इंटरवल पे, अगर नॉर्मल आ रहा है बीपी तो आपको महीने में, और अगर थोड़ा बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो एटलीस्ट 15 डेज में एक बार चेक करा लेना चाहिए। जी, ब्रेन स्ट्रोक्स की बात करें सर, आखिर ये कितने प्रकार की होता है? वैसे तो जो है सभी प्रकार की जो ब्रेन स्ट्रोक्स होती होगी उस काफ़ी खतरनाक है। इसके जो मुख्य जो प्रकार है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, जिनको हम हमारी मेडिकल भाषा में जो हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, इसको सामान्य भाषा में लकवा बोलते हैं।
तो ब्रेन स्ट्रोक या लकवा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जिसमें खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं या सूखा लकवा बोलते हैं, और एक जिसमें ब्रेन की जो खून की नस होती है वो फट जाती है और ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाता है, जिसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक या गीला लकवा बोल सकते हैं। दोनों के इलाज में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि नस खून की सप्लाई रुक रही है तो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, और अगर मरीज़ 6 घंटे के अंदर आ जाता है तो कई बार हम खून का थक्का गलाने की दवाई दे के भी ठीक कर सकते हैं। अगर ब्रेन हैमरेज हुआ है तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि हैमरेज का साइज़ कैसा है। यदि हैमरेज की वजह से मरीज़ का कॉन्शियसनेस लेवल या अलर्टनेस कम हो रहा है, या साइज़ जो है वो 50 मिलीलीटर से ज़्यादा है, या मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है, तो कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपने लकवा की बात कही, आजकल देख रहे हैं कि लकवा कोई भी उम्र के व्यक्ति को हो जा रहा है, तो क्या लगता है गांव में जैसे झाड़ फूंक का सबसे पहले प्रयास करते हैं लोग, तो झाड़ फूंक ना करा करके सबसे पहले हॉस्पिटल आके चेकअप कराना चाहिए? डेफिनेटली सबसे बड़ा जो फैक्टर है लकवा में ठीक होने की जो संभावना होती है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट कितने समय के बाद लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको लकवा हुआ है, खास करके ड्राई स्ट्रोक या इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें नस ब्लॉक हो गई है, और यदि हम 6 घंटे से पहले जो है स्पेशलाइज्ड सेंटर में जा पाते हैं तो बिना सर्जरी के आपको दवा देके हम वो थक्का को गला सकते हैं, गलाने का प्रयास कर सकते हैं, और आपका पूरा जीवन जो है अपाहिज होने से बच सकता है। तो ये जो समय होता है लकवा के केस में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी भाषा में उनको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। यदि आप शुरू के 2 घंटे में आते हैं तो 99% आप दवा से ठीक हो सकते हैं। एक अहम सवाल है सर, जिस प्रकार किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक्स हुआ है, वो दवाई से ठीक भी हो चुका है, तो क्या लगता है कि दोबारा उसको ब्रेन स्ट्रोक्स होने का खतरा दोबारा रह सकता है? डेफिनेटली अगर किसी को पहली बार लकवा हुआ है और वो ठीक हो गया है, या कई बार जो होता है लकवा के लक्षण आते हैं पर वो लकवा होता नहीं है, जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, तो ऐसे केसेस में दोबारा लकवा होने की संभावना नॉर्मल आदमी से ज़्यादा होती है। अतः हमको और ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए। परहेज़ मतलब जो अपने रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि BP अगर बढ़ा हुआ है तो हमको BP कंट्रोल रखना चाहिए, स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको हमको बंद करना चाहिए, अगर हमारा लाइफ स्टाइल तनाव भरा है तो तनाव को कम करने का प्रयास। जिस प्रकार आपने तनावपूर्ण जो है लोगों की बात कही, आजकल हम देखते हैं कहीं लोग अपने घर के जो है समस्याओं को लेकर स्ट्रेसफुल रहते हैं, अपने काम की समस्याओं को लेकर स्ट्रेसफुल रहते हैं। जो तनावपूर्ण ज़्यादा लेते हैं उनको किस तरह से सावधानी बरतना चाहिए? देखिए आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर फिर भी जो न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी के हिसाब से हम जो कहना चाहेंगे कि तनाव एक लेवल तक तो ठीक है, पर एक लेवल के बाद जो अननेसेसरी तनाव होता है वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपके ब्लड वेसल की फटने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आपको अगर लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तनाव हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आप अपने घर के सदस्यों से बात करें, बड़े बुजुर्गों से बात करें। उनसे भी अगर नहीं हैंडल हो रहा है तो आप अपने नियर बाय चिकित्सक से बात करें। कई बार हम दवाइयों के द्वारा भी तनाव कम कर सकते हैं, या कई बार काउंसलिंग के द्वारा, या कई बार जो है हम योगा या और फिजियोथेरेपी के द्वारा हम तनाव को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने कहा नशे के जो आदी होते हैं इनको भी खतरा लगता है, क्या लगता है कि जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, रात को देर से सोना, देर से उठना, इससे भी जो है ब्रेन स्ट्रोक्स का जो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है? डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। आजकल के ज़माने में जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इवन ब्लड प्रेशर के बढ़ने में और स्ट्रोक की संभावना बढ़ाने में। तो डेफिनेटली हमको जो है एक जहाँ तक हो सके एक रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे कुछ पुलिस में हैं या जिनको नाइट में ड्यूटी करनी है, तो उनको ये करना चाहिए कि दिन के समय में मिनिमम जो है 6 से 8 घंटा नींद लेना चाहिए। और कुछ ऐसे तरीके जिससे हम तनाव कम कर सकते हैं, जैसे योगा या चलना या प्राणायाम, इसको जरूर अपनाना चाहिए। सर, जैसे ब्रेन स्ट्रोक्स का इलाज करवाना है, आजकल तो कॉमन है सभी हॉस्पिटल में जो न्यूरोलॉजिकल सर्जन मौजूद रहते हैं, कितना ये कॉस्टली होता है? एक आम आदमी जैसे कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है, कितना महंगा इसका सर्जरी होता है? देखिए न्यूरोलॉजिकल जो सर्जन्स होते हैं वो राजधानी में तो कॉमन है, पर जैसे हम राजधानी के बाहर जाते हैं, जैसे बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग को छोड़ दें अगर हम छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाहर फिर अपने को न्यूरो सर्जन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका इलाज थोड़ा खर्चीला है, बट हमारे छत्तीसगढ़ में
डीकेएस और एम्स के हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पर मुफ्त में इसका इलाज हो सकता है। अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो थोड़ा इलाज त्वरित हो जाता है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो हमारा सेंटर है वहाँ पे जो सर्जरी का खर्चा है या टोटल खर्चा है जो स्ट्रोक पे है, मोटा आप मान के चलें अनुमानतः 1.5 से 2 लाख के बीच का आता है। तो एक आम आदमी जैसे इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल में क्या कुछ उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है, और जो है शासन की तरफ से किस तरह की उनको जो है सुविधा मिलती है ताकि वो कम बजट में इस इलाज को करा सके? हमारा जो सेंटर है वो न्यूरोलॉजिकल केयर के लिए टर्सरी केयर यूनिट है। हमारे पास में पूरी टीम है, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट और डेडिकेटेड इमरजेंसी स्टाफ है। तो जैसे ही कोई मरीज़ हमारे पास आता है और हमको लगता है कि भाई इनको लकवा के लक्षण हैं, तो विदिन 1 आवर हम सीटी स्कैन कराते हैं। हमारे इन हाउस सीटी स्कैन MRI है, और जैसा भी हमको लगता है कि भाई इनको दवा से ठीक करना है या सर्जरी करना है, तो उसके हिसाब से इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो गरीब लोग आते हैं उनके लिए हमारे पास में शासन की जो सभी योजनाएं हैं वो हमारे सेंटर में उसकी सुविधाएं ली जा सकती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है या जो बाकी जैसे ESIC फैसिलिटीज़ हैं या बाकी कोई भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है, वो सब फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। सर, आपके इतने सालों का अनुभव, हम अगर अनुभव की बात करें, इतने साल आप न्यूरोलॉजिकल जो सर्जरी आप कर रहे हैं, कैसा रहा आपका अनुभव और कैसे कैसे टाइप के जो पेशेंट को आपका सामना हुआ है? हर एक डॉक्टर का जो मेडिकल लाइफ होता है वो अनुभव से भरा होता है। जी। न्यूरो सर्जरी का अनुभव है, हर एक डॉक्टर का थोड़ा एक जैसा ही रहता है। यहाँ पे ऐसे मरीज भी आते हैं जो बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं रहती, पर अगर हम इलाज करते हैं तो कई बार वो बच जाते हैं और उनको देख के हमको बहुत खुशी की अनुभूति होती है। कई बार ऐसा भी होता है जिनको हमको लगता है कि भाई ये ठीक हो जाएंगे और अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशन वजह से नहीं बच पाते हैं, तो उनको देख के फिर हमको बहुत दुख भी होता है। तो ये जो फील्ड है न्यूरो सर्जरी का, अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट हमने इसको चूज़ किया है और हम इसको एंजॉय भी करते हैं और एक अच्छा फीलिंग भी आता है कि भाई हम किसी के काम आते हैं। कोई मरीज़ हमारी वजह से अगर अपाहिज होने से बच जाता है तो एक लाइफ की जो सार्थकता है वो महसूस होती है। आपको जो न्यूरोलॉजिकल सर्जरी करते करते आपका कितने वर्ष का अनुभव होगा, ये जानना चाहेंगे? मुझे अब तकरीबन 11 वर्ष हो चुके हैं न्यूरो सर्जरी के फील्ड में आए हुए, और मैं यहाँ लास्ट 9 सालों से काम कर रहा हूँ जी। आगे और क्या कुछ आपका रहेगा ताकि लोगों को, पेशेंट को खुश रख सके, वो जो उनके परिजन रहते हैं उसको खुश रखने का किस तरह से आपकी जो है इमीडिएटली जो है रहेगा? जो हम एक सलाह देना चाहते हैं आपके माध्यम से जो हमारे दर्शक गण हैं उनको, कि हम ज़रूर इस न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, पर हम दिल से यही चाहते हैं कि कभी भी आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े। हम ये चाहते हैं कि आप इतना अच्छा प्रोफाइलेक्टिक जो तरीके हैं, जैसे जो सुरक्षा के तरीके हैं, उसको यूज़ करें ताकि आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप जब भी ड्राइव करते हैं, जब भी कहीं बाहर जाते हैं, तो ज़रूर हेलमेट का या सीट बेल्ट का यूज़ करें ताकि हेड इंजरी होने की संभावना कम रहे। और यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जो मैंने अभी बताया, मुख्यतः जो स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें ताकि आपको स्ट्रोक हो ही ना, हमारी ज़रूरत पड़े ही ना। पर कभी ऐसा हो जाए तो कोशिश करें कि आप जो अपने जो नियरेस्ट टर्सरी केयर सेंटर है जहाँ पे न्यूरो की पूरी टीम अवेलेबल हो, वहाँ पर तुरंत पहुँचें ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। कई बार क्या होता है कि मरीज़ अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो कई बार उनके रेफरल में ही टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो कोशिश करें कि कभी आपको अगर लग रहा है कि लकवा है या कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली ऐसे जगह जाएं जहां पर पूरी टीम उपलब्ध हो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रूपेश वर्मा जी, जिनका जो है 11 वर्षों का अब तक का अनुभव है। इन्होंने हमें जो ब्रेन स्ट्रोक से उनकी बीमारी के बारे में बताया, और भी इसी तरह की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सेहत की बात। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।